नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी ड्रामा अब तक जारी है। जयराम रमेश और राहुल गांधी के बाद कपिल सिब्बल ने सेंगोल के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी और जयराम रमेश की बोलती तो शशि थरूर ने बंद करा दी, लेकिन अब कपिल सिब्बल जैसे नेताओं पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बरस पड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले से ही नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि संसद भवन का उद्घाटन भारत का पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी को नसीहत देते हुए सेंगोल का असली मतलब समझाने की कोशिश की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटकर तगड़ा जवाब दिया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर बीजेपी नेताओं से कहा कि सेंगोल का मतलब वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हकीकत यह है कि इसे आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंगोल को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का पर्याय मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सके तो आप मेरी बात मान लेना। भारत में उन लोगों की इच्छा के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ जिन्होंने खुद को ये संविधान दिया। देवी मीनाक्षी द्वारा मदुरै के राजा को भेंट किया गया सेंगोल शासन करने के दैवीय अधिकार का प्रतीक है। और इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट में लिखा कि धर्मदंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। 3 दिन पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि संसद हमारे गणतंत्र का प्रतीक है, राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है और इस औपचारिक आयोजन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हमारे गणतंत्र के लोकाचार का अपमान करने के समान होगा। उन्होंने केंद्र से सवालिया लहजे में पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की परवाह है। दरअसल कपिल सिब्बल ने 3 दिन पहले इस पूरे मामले पर सवाल उठाए थे और सेंगोल का मतलब समझाकर बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश की। साथ ही इस बात के संकेत भी दिए कि आप जो सेंगोल का मतलब समझाना चाह रहे हैं, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर राजनीति जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नया संसद भवन समर्पित किया, धूमधाम से नई संसद का उद्घाटन किया। हालांकि विपक्षी नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। विपक्षी दल लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ऐसा बयान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कृष्णम ने ट्वीट में लिखा, धर्मदंड स्थापित हो गया है, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन करने का समर्थन किया था। दरअसल जब विपक्ष के तमाम लोग राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराए जाने की मांग पर अड़े थे, तब प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की संसद देश की धरोहर है, बीजेपी की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का पीएम नहीं करेगा तो कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नए संसद भवन के लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं और सांसद महज 542, तो बाकी कुर्सियां खाली ऐसे रहेंगी। ये संभव है कि इस वजह से नीतीश कुमार ने सवाल किया था कि नए संसद भवन की जरूरत क्या है, लेकिन उद्घाटन के वक्त ही उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने साफ तौर पर बता दिया कि आने वाले दिनों में परिसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी। यही बात विपक्ष को परेशान करने वाली है। अभी देश भर की लोकसभा की 543 सीटें और इन सीटों का निर्धारण 1976 और 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया था। तब देश की जनसंख्या मात्र 54 करोड़ थी और हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा की सीट का फॉर्मूला बनाया गया था। अब आबादी तब से बढ़कर 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। परिसीमन में 2026 में तय होना है। अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन होता है तो दक्षिण के राज्यों की सीटें और हिंदी भाषी 8 राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। जनसंख्या के अनुमान और हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया तो देश भर में लगभग 1200 लोकसभा की सीट हो जाएंगी। वह भी तब जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। तो अनुमान है कि परिसीमन से दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेंगी, जबकि हिंदी भाषी 8 राज्यों के करीब 84% यानी दक्षिण से एकदम 2 गुना। पिछले चुनाव में हिंदी भाषी 8 राज्यों की 60% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी। मतलब ये कि परिसीमन अगर होता है तो फिर बीजेपी अजेय हो जाएगी और विपक्ष की झोली खाली ही रहेगी। और बीजेपी को रोक पाना विपक्ष के बस की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिन दक्षिण राज्यों के कारण भाजपा गच्चा खाती रही है उनका महत्व लगभग नगण्य हो जाएगा।
यूपी से लेकर हरियाणा तक की सीटों पर बढ़ने के बाद ये सीटें दोगुनी हो जाएंगी। जाहिर है कि इन राज्यों में सीटों के बढ़ने का पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की बात कह चुके हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने भी ये कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी ही। राज्यसभा के सभापति ने भी नए परिसीमन का जिक्र किया और लंबे समय से ये परिसीमन क्यों रुका हुआ है इसका भी कारण बताया। दरअसल 1960-70 के दशक में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर लगा रखा था और इस नियंत्रण में हिंदी भाषी राज्यों की अपेक्षा दक्षिण बहुत आगे रहा। तब दक्षिण चिंता ये थी कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो शेष भारत की तुलना में उन हिस्से की सीटें काफी कम रह जाएंगी। दक्षिण की इस चिंता को दूर करने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। यही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन और आने वाला परिसीमन दक्षिण को तो डरा ही रहा है, भाजपा छोड़ बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल में डालने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को सेहत के आधार पर 42 दिन के लिए जमानत मिल गई, लेकिन शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाना मुश्किल हो रहा है। 3 महीने से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके सिसोदिया को जमानत मिलने की उम्मीद कम है। वजह ये कि सीबीआई ने अदालत के सामने जो नए सबूत पेश किए वे बेहद गंभीर हैं और इसके बाद सिसोदिया को जमानत मिलने की संभावनाएं पूरी तरह से धूमिल हो गई हैं। खास बात ये कि सीबीआई के आरोप को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी गंभीर माना है। अदालत ने सीबीआई के आरोपों का संज्ञान लेते हुए मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को 2 जून के लिए समन जारी किया है। दिल्ली आबकारी नीति केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के सामने नई चार्जशीट पेश की है। सीबीआई ने अपनी नई चार्जशीट में दिल्ली शराब घोटाला मामले में नए आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने ताजा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि जांच के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ नए सबूत हाथ लगे हैं। इस आधार पर सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबार ने एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को फेवरेबल बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई और उसे लागू किया। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के अलावा अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल के नाम बतौर आरोपी शामिल है। केंद्र जांच ब्यूरो ने कहा कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण का नाम चार्जशीट के कॉलम 12 में एक आरोपी के रूप में शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को गंभीरता से लेते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। भ्रष्टाचार का आरोप जोर पकड़ने और काफी शोर शराबे के बाद सितंबर 2022 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सारे विपक्षी दल एक साथ हो जाएं। वे नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक से मिले ताकि सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोक सकें। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस संदर्भ में मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन दिल्ली और पंजाब के नेताओं से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस आला कमान से केजरीवाल की अर्जी को डस्टबिन में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली और पंजाब के नेताओं से बातचीत की। बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि यदि हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं तो फिर गठबंधन हो सकता है। दिल्ली के नेताओं ने बैठक में कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर पार्टी को अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। हालांकि नेताओं ने अंतिम फैसला लेने का जिम्मा आलाकमान पर छोड़ दिया है। बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल, अजय माकन, सुभाष अरोड़ा, अरविंदर सिंह लवली के साथ मनीष चतरथ, देवेंद्र यादव और हारून यूसुफ को बुलाया गया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठक के बाद कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए गठबंधन नहीं बन सकता।
कांग्रेस का ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े झटके की तरह है। कांग्रेस पहले से ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर चलती रही है, इसलिए न तो केजरीवाल को सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया और अब तक कांग्रेस ने न कभी विपक्षी एकता की बैठक में ही उसे शामिल किया। अब माना ही जा रहा है कि पटना में होने वाली नीतीश कुमार की बैठक में भी केजरीवाल को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल शर्मा ने साफ कर दिया कि पटना में नीतीश कुमार को केजरीवाल और कांग्रेस में से एक को चुनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नीतीश कुमार के सहारे ममता बनर्जी पर गठबंधन के लिए डोरे डाल रही थी, लेकिन इसके बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। जिस सागर दिघी उपचुनाव ने ममता बनर्जी को परेशान किया हुआ था, ममता बनर्जी ने उस हार को जीत में बदल दिया। विधानसभा चुनावों में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस ने सागर दिघी उपचुनाव जीतकर ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी थी। अब कांग्रेस के उसी विधायक को टीएमसी में शामिल करवाकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल में फिर से जीरो पर पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि इस झटके के बाद ममता बनर्जी से कांग्रेस की तकरार तेज होगी और विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की मुहिम बेपटरी हो जाएगी, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाए रखने का फैसला कर कांग्रेस ने विपक्षी एकता में पलीता लगा दिया और अब ममता बनर्जी के इस खेल से एकता में और दरार बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इसका असर सीधे पटना में होने वाले नीतीश कुमार की विपक्षी पार्टियों की बैठक पर पड़ेगा। इसके पहले 3 महीने पहले कांग्रेस के टिकट पर सागर दिघी उपचुनाव जीतने वाले कांग्रेस के बायरन बिस्वास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बायरन पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बायरन विधानसभा में एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे। ऐसे में वह दल बदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आएंगे। कांग्रेस विधायक के शामिल होने पर टीएमसी ने उनका तहे दिल से पार्टी में स्वागत किया। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण रणनीति के खिलाफ लड़ने के अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आपने सही मंच चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।